सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी अनोखी मोहब्बत को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में आर्य को पता लग चुका होता है कि जो रिद्धि होती है वो कुणाल से मिली हुई थी, और जिस पर कि आर्य गुस्सा होती है और उसे बोलती है एक बार तुम मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि कुणाल कितना खतरनाक है, वो तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता है। लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे एक मैसेज भी नहीं किया क्योंकि तुम करना ही नहीं चाहती थी। अब इसके आगे ये सुनकर रिद्धि कहती है, आर्य तुम तो पहले ही मान चुकी हो कि मैं जो कुछ भी कहूँगी सिर्फ झूठ ही कहूँगी, तो मुझे सफाई देने का फ़ायदा ही क्या है। जिस पर आर्य उसके करीब आते हुए बोलती है, नहीं, मैं पहले से मानकर बैठी हूँ कि तुम जो बोल रही हो वो सच है या झूठ है। लेकिन जो सबूत इस वक्त मेरे पास है ना, वो सब चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। कुणाल ने तुम्हें कोई ब्लैकमेल नहीं किया है, बल्कि कुणाल को तो तुमने मैसेज करके मिलने के लिए बुलाया था। तो रिद्धि बोलती है, नहीं, ये झूठ है। तो आर्य अपने बैग से उसका फ़ोन निकालती है और फिर कुछ करके उसके फ़ोन में एक मैसेज निकालकर उसकी तरफ बढ़ाकर कहती है, देखो इसे, क्या लिखा है इसमें। तुमने ही तो मैसेज करके कुणाल को किया था ना, तुमने ही उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाया था, और फिर तुम अपनी मर्जी से उसके साथ होटल गई थी। या अब तुम कहोगी कि ये मैसेज भी तुमने नहीं किया है, बल्कि तुम्हारे फ़ोन से कुणाल ने किया है। रिद्धि अपने फ़ोन के उस मैसेज को पढ़ती है तो आर्य की बात बिल्कुल सच निकलती है। ये मैसेज तो उसी के फ़ोन से कुणाल को भेजा गया था, जिसमें लिखा था कि वो उससे कॉलेज के बाहर मिलना चाहती है। ये मैसेज देखकर रिद्धि थोड़ी सी डर जाती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मैसेज किसने इस कुणाल के नंबर पे भेज दिया, जबकि उसका फ़ोन तो उसी के पास था। फिर उसे याद आता है कि कुणाल ने सबसे पहले उसके हाथ से उसका फ़ोन छीना था और उसके फ़ोन में कुछ करके उसका फ़ोन वापस कर दिया था। ये याद आती वो कहती, आर्य ये मैसेज सच में मैंने नहीं भेजा है, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ, ये मैसेज कुणाल ने भेजा है। ये सब गलत हो रहा है आर्य, ये एक जाल है जिसमें मुझे फंसाया जा रहा है। जिस पर आर्य को रिद्धि की बातें सुनकर बहुत तेज गुस्सा आता है। वो रिद्धि के हाथ से उसका फ़ोन छीनकर जमीन पर इतनी जोर से पटकती है कि उसके फ़ोन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर तो रिद्धि की आंखों में और जोर से आंसू निकलने लगते। वो रोते हुए कहती है, ये क्या किया आर्य तुमने? मेरी बेगुनाही का सबूत था उस फ़ोन में, और तुमने वही ख़त्म कर दिया। जिस तरह से तुम्हारे पास मेरे गुनाहों को साबित करने के लिए सबूत है, उसी तरह मेरे पास भी खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सिर्फ एक ही सबूत था, जो तुमने ख़त्म कर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा आर्य? तो आर्य बोलती है, कितना झूठ बोलोगी रिद्धि, अब तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी सारी बातें एक एक करके गलत साबित होती जा रही हैं, और अब तुम एक नया बहाना बना रही हो। ठीक है, मान लेती हूँ कि ये मैसेज गलत है, ये तुमने नहीं भेजा, लेकिन ये देखो, इनके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कहकर कह दो कि ये सब झूठ है। फिर वो उसके मुंह पर एक फ़ोटो निकाल कर फेंकती है और एक पेन ड्राइव जाकर लैपटॉप से कनेक्ट करती है, जिसमें कि एक वीडियो चलती है। वो वीडियो उस वक्त की थी जब कुणाल और रिद्धि हाथों में हाथ डाल के होटल के अंदर जा रहे थे, और इस वक्त रिद्धि के फेस पर स्माइल थी। उसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो कुणाल के साथ वहाँ पर ज़बरदस्ती थी। उस वीडियो को देखकर रिद्धि के होश उड़ जाते हैं। तो वो उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कुणाल उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। वो समझ चुकी थी कि अब वो बहुत बड़ी साजिश की शिकार हो चुकी है, जो कुणाल ने उसके खिलाफ की है। उसके बाद रिद्धि ज़मीन पर बिखरे हुए उन फोटोज़ को उठाती है और देखती है वो फ़ोटो उस होटल रूम की थी
जिसमें रिद्धि और कुणाल दोनों ही बेहद करीब नजर आ रहे थे और उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि उन दोनों के बीच में जरूर कोई गलत रिश्ता है। रिद्धि एक बार उन फोटोज को देखती है और एक बार आर्य को और कहती, आर्य ये फोटोज गलत हैं। तो आर्य बोलती है, नहीं रिद्धि, ना तो ये फोटो गलत है और ना ही ये वीडियो। जब मैंने इन्हें देखा था तो मुझे भी इन पर विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए तुम्हें दिखाने से पहले मैं इनकी टेस्टिंग करवा चुकी हूँ। ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ओरिजिनल है, जिसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, इसलिए झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है रिद्धि। ये सुनकर रिद्धि रोते हुए कहती है, मैं मानती हूँ कि ये फोटोज़ और वीडियो सही हैं, लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा इसमें दिखाया जा रहा है। ये सब झूठ है यार, ये मेरा यकीन करो। तो आर्य बोलती है, इन सब का कुछ होने के बाद भी तुम मुझे खुद पर यकीन करने के लिए कह रही हो रिद्धि? यकीन, और वो भी तुम्हारा? कभी भी नहीं रिद्धि, कभी भी नहीं। एक बार गलती कर चुकी हूँ, दोबारा वो गलती मैं नहीं करना चाहती। और फिर उसके करीब आकर उसके फेस को पकड़कर कहती है, बोलो कितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरी ज़िंदगी से जाने के लिए? भगवान के लिए छोड़ दो मुझे, चली जाओ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे साथ, दम घुटता है मेरा ऐसे रिश्तों से। जिस पर रिद्धि बोलती है, आर्य प्लीज इन सबको सच मत मानो। आर्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रिद्धि को कंधे से पकड़कर कहती है, कैसे रिद्धि, कैसे तुम ये सब कर सकती हो? तुमने मुझसे एक मौका मांगा था सब कुछ सही करने का, और मैंने तुम्हें वो मौका दिया भी, लेकिन शायद मैं गलत थी। तुम अच्छे से जानती थी कि कुणाल ने मुझे मारने की कोशिश की। दादाजी आज भी कोमा में है, सिर्फ उसकी वजह से। लेकिन फिर भी तुम उसके प्यार में इतनी पागल कैसे हो सकती हो रिद्धि, कि तुम ये भी भूल गई कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, कैसे तुम्हारा इस्तेमाल किया, और इतना सब होने के बावजूद भी तुमने उसी का साथ दिया और मेरे साथ धोखा किया। रिद्धि ने ये सब सुनकर एक गहरी सांस ली और उसके फेस को अपनी हथेलियों में भरते हुए बोली, आर ये वीडियो और फोटो सही नहीं है, लेकिन इनमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो तुम्हारे सामने गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। एक बार, बस एक बार मुझ पर विश्वास करके देखो, एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज़ आर्य। जिस पर आर्य कहती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी रही थी और मैंने तुम पर विश्वास भी किया था, और मैं अब भी तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद मैं अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती। मैं इस सच को कभी नहीं झुठला सकती कि तुम्हारे दिल में अब भी कुणाल के लिए जगह है, और मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में उसी कुणाल की जगह नहीं ले सकती हूँ, और तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो। मैं बर्बाद नहीं कर पाऊँगा, सॉरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। जिस पर रिद्धि बोलती, आर्य आर्य बोलती है, नहीं रिद्धि अब नहीं, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती रिद्धि, और ना ही मैं अब तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा है, और बेहतर होगा कि तुम भी इस सच को मान लो। ये कहकर उसने रिद्धि को हल्का सा धक्का दिया, जिसकी वजह से रिद्धि जमीन पर गिर जाती है और लैब के कांच के कुछ टुकड़े उसकी हथेली में गड़ जाते हैं। लेकिन आर्य उसे नज़रअंदाज करके दरवाजे को जोर से बंद करते हुए घर से बाहर चली जाती है, और रिद्धि वहीं ज़मीन पर बैठी रह जाती है। वो अपनी हथेलियों से अपने फेस को ढक के रोने लगती है और बोलती है, मेरी क्या गलती थी? क्यों भगवान, क्यों क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आती ही आपको अच्छी नहीं लगती? जब भी सब कुछ सही करने लग जाती हूँ, आप सब कुछ बिगाड़ देते हो। आज मुझे अपनी ज़िंदगी की कितनी बड़ी खुशी मिली थी। मैं आज आर्य को बताना चाहती थी कि मुझे मेरी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, लेकिन आपने वो नौबत आने ही नहीं दी। मेरी ज़िंदगी में खुशियों के आने से पहले ही छीन लेते हो आप।
आर्य ने मेरी बात ही नहीं सुनी। क्यों? आर्य ने एक बार भी मुझ पर विश्वास नहीं किया। क्यों वो मेरे साथ हमेशा ऐसा करती है? क्यों उसे आज मुझसे ज़्यादा इन सबूतों पे भरोसा हुआ? क्या उसकी ज़िंदगी में मेरी बस इतनी सी जगह थी? उसने कैसे मुझसे ये कहा कि मैं कुणाल से प्यार करती हूँ, जबकि ये तो झूठ है। नहीं करती हूँ मैं उस कुणाल से प्यार, बल्कि उससे तो मैं अपने दिल की गहराइयों से नफरत करती हूँ। प्यार तो मैं सिर्फ आर्य तुमसे करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। और कुणाल, तुमसे तो मैं नफरत करती हूँ। कुणाल, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से जाने भी नहीं दूंगी। अगर मैंने तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे नहीं भिजवाया तो मेरा नाम भी रिद्धि नहीं। माना कि आज मेरे पास मेरी बेगुनाही का सबूत नहीं है, लेकिन कभी तो कभी ना कभी तो होगा। फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर आर्य के रूम से बाहर जाते ही नेहा और ईशान रिद्धि के पास कमरे में आते हैं। कमरे की बिखरी हुई हालत देखकर नेहा और ईशान दोनों की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं और उन दोनों को ही आर्य पर बहुत गुस्सा आता है। फिर उन दोनों की नज़र जमीन पर बैठी हुई रिद्धि पे पड़ती है, जिसकी हालत देखते ही दोनों का दिल बैठ जाता है। दोनों की आंखों में नमी आ जाती है। रिद्धि की आंखें रोने की वजह से बहुत ज़्यादा सूज चुकी थी। उसका पूरा फेस रेड पड़ा हुआ था। नेहा जब रिद्धि को ऐसे देखती है तो वो दौड़कर रिद्धि के पास जाती है और उसकी हथेली को पकड़कर देखती है, जिससे अभी भी खून बह रहा था। वो रिद्धि को सहारा देकर उठाती है और पास पड़े सोफे पर बैठा देती है। तब तक ईशान भी भागकर अपने से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है। नेहा बोलती है, रिद्धि, ये क्या हालत बना रखी है तूने खुद की। फिर वो धीरे से उसके हाथ से कांच के टुकड़े निकालती है। नेहा जानती थी कि इस वक्त रिद्धि को बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन जब वो उसके फेस को देखती है तो उसके फेस पर एक सिकन तक नहीं होती है। वो उसके फेस को देखते हुए कहती है, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि हमें खुद के साथ रहने दे, हमें भी आर्य से बात करने दे, लेकिन तुझे तो कभी किसी की माननी ही नहीं है ना। अब देख, तुझे कितनी चोट लग गई है। जिस पर रिद्धि को अपने हाथों में लगी चोट से इस वक्त फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसे तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आर्य के कहे हुए शब्दों से चोट लगी थी। बस उसी से दर्द हो रहा था। नेहा उससे आगे कुछ कहती, तब तक ईशान वो बॉक्स लेकर आता है और रिद्धि के पास बैठकर उसके हाथों को पकड़कर उसकी चोट को साफ करता है और फिर उस पर पट्टी बांधने लगता है। पट्टी बांधते हुए वो रिद्धि से बोलता है, भाभी, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो उनको जानते हो ना, अभी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। उनका गुस्सा शांत होते ही वो घर आ जाएंगी और अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, देखना आप। तो नेहा बोलती है, रिद्धि, लेकिन ये तो बता कि तू उस कुणाल से मिलने ही क्यों गई थी, और अगर तू गई भी थी तो आर्य को कैसे पता चला। ईशान नेहा को डपटते हुए बोलते हैं, नेहा, तुम ये कैसी बातें लेकर बैठ गई हो, ये कोई बात है भाभी से ये सवाल करने का। फिर रिद्धि की तरफ देखते हुए कहता है, भाभी, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईशान की बात सुनकर रिद्धि उसकी तरफ देखती है और रोते हुए कहती है, नहीं ईशान, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। माफ़ी मांगना तो दूर, आर्य मुझे माफ़ भी नहीं करेगी। जानते हो ईशान, उस कुणाल ने मुझसे क्या कहा था कि वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, और देखो ना, आज उसने अपनी कही हुई बात सच साबित कर दी। उसने मुझे आर्य की नज़रों में गिरा दिया और मैं सही होते हुए भी खुद को सही साबित नहीं कर पाई। ये कहकर रिद्धि नेहा से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और फिर उन दोनों को रोते रोते ही वो सब कुछ बताती है जो उसके और कुणाल के बीच में हुआ था। और फिर
उसके और आर्य के बीच भी। उसकी बात सुनकर नेहा और ईशान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और ईशान का चेहरा बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से से खड़ा होते हुए कहता है, मैं उस कुणाल को तो छोड़ूंगा नहीं। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको हाथ लगाए? आपके साथ इतना सब कुछ करने की सोचा भी कैसे उसने? ये सब कुछ करके उसका दिल नहीं भरा जो अब वो इन घटिया हरकतों पर उतर आया है? मैं उसकी जान ले लूँगा। जिस पर रिद्धि उसका हाथ पकड़कर उसको रोकते हुए कहती है, नहीं ईशान, तुम कुछ नहीं करोगे। ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं ही लड़ूंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसी का किया धरा है। तुम दोनों इससे दूर ही रहो, क्योंकि अगर कुणाल ने तुम दोनों के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। और फिर वैसे भी ये मेरे और आर्य के बीच की बात है, तो हम दोनों के बीच की रहने दो। जिस पर ईशान बोलता है, लेकिन भाभी। तो रिद्धि कहती है, नहीं ईशान, अब कुछ नहीं। तो ईशान बोलता है, ठीक है भाभी, अब आप आराम करो, नेहा यहीं है आपके पास। तो रिद्धि कहती है, मेरी ज़िंदगी में अब आराम कहाँ है ईशान? जानते हो, आर्य ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये कहते कहते वो एक बार फिर से रोने लगती है। तो ईशान कहता है, नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। भाई अभी गुस्से में है, इसलिए उन्हें आपसे ये सब कहा। जैसे उनका गुस्सा शांत होगा, देखना वो अपनी कही हुई हर बात पर पछताएंगे। आप जानते हो ना, वो आपको कभी भी इस तरह से कुछ नहीं कह सकते। जिस पर रिद्धि अपने आंसू पोंछते हुए ईशान से कहती है, ईशान, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो नेहा और ईशान एक साथ कहते हैं, नहीं। नेहा रिद्धि का एक हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, नहीं रिद्धि, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकती, और ना ही मैं तेरे इस फैसले से को सही कहूँगी। अगर आर्य गलत है तो क्या तू भी उनकी गलती में उनका साथ देगी? अगर कोई गलत फहमी हुई है तो इस गलत फहमी को दूर न करके तू आर्य से दूर जाकर इसे और ज़्यादा बढ़ावा देगी। जिस पर ईशान रिद्धि का दूसरा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहता है, भाभी, नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप भाई को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। आप तो भाई के गुस्से को जानते हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। मैं जानता हूँ कि भाई ने बेशक आपको जाने के लिए कहा हो, लेकिन फिर भी वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। अगर वो गलत है तो उनकी कुछ गलती को सुधारो ना, कि उनको छोड़कर चली जाओगी आप। और फिर हम सब तो हैं ना आपके साथ। अगर वो आपकी बात नहीं समझी तो हम सब मिलकर उनको समझाएंगे और उनकी गलतफहमी को दूर करेंगे। लेकिन एक घटिया इंसान की वजह से आपके रिश्ते को खराब नहीं होने देंगे। ये तीनों काफ़ी देर तक ऐसे ही बातें करते रहते। इसके बाद रिद्धि उन दोनों से कहती हैं, आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुम दोनों दादी माँ से कुछ नहीं बताओगे। पहले तो वो दोनों उसकी बात नहीं मानते हैं, लेकिन फिर रिद्धि के फोर्स करने पर वो दोनों इस बात के लिए मान जाते हैं। वहीं आर्य रिद्धि को रोता बिलखता छोड़कर घर के बाहर तो निकल आई थी, लेकिन सुकून तो उसे भी नहीं मिल पा रहा था। वो सड़कों पर अपनी गाड़ी बेतहाशा दौड़ाए जा रही थी। इस वक्त उसे बेहद गुस्सा आ रहा था, लेकिन किस पर वो खुद नहीं जानती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। रिद्धि के दिए धोखे को उसका दिल और दिमाग बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए, चीखे, चिल्लाए, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। वो अपने दिल के दर्द को दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहती थी। उसने अपना गुस्सा रिद्धि पर निकाल तो दिया था, लेकिन अब उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने एक जगह समुद्र के किनारे आकर अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे बढ़ने लगी। आर्य समुद्र के किनारे आकर घुटने के बल बैठकर आसमान की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है, क्यों रिद्धि, क्यों
क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों तुमने मुझे एक बार फिर धोखा दिया? प्यार करने लगी थी मैं तुमसे, तो क्यों मेरे प्यार का बदला प्यार से नहीं दिया? क्या मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं? मैं जिससे भी सच्चा प्यार करती हूँ वो मुझे धोखा ही देता है। बदले में मुझे हमेशा ही धोखा मिलता है। क्यों मेरे प्यार के बदले मुझे कभी भी प्यार नहीं मिलता? क्या गलती थी मेरी कि मैंने तुम पर विश्वास किया, लेकिन तुमने तुमने तो मुझसे ज़्यादा उस कुणाल पर विश्वास किया। काश वो सबूत झूठे होते। मेरा दिल नहीं मान रहा कि वो फोटोग्राफ्स और वीडियोस झूठे हैं, लेकिन फिर भी वो सब सच निकले। बताओ कैसे ना यकीन करूं मैं उन पर? तुम पर यकीन करना चाहती थी, लेकिन तुमने एक बार फिर ये नहीं कहा कि तुम उस कुणाल से मिलने नहीं गई थी। क्यों 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 तुम उससे मिलने गई थी? क्यों बुलाया उसे तुमने मिलने के लिए? क्यों गई थी तुम उसके साथ होटल में? क्या कमी थी मेरे प्यार में? आर्य सारी रात रोती रहती है। वो अपने दुख और तकलीफ को आंसुओं के जरिए बहा देना चाहती थी, जो कि मुमकिन नहीं हो पा रहा था। रात से सुबह हो चुकी थी। आर्य वहीं समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। रिद्धि अपने रूम में सोफे पर वैसे ही बैठी बैठी थी जैसे कि नेहा और ईशान उसे छोड़ कर गए थे, और नेहा और ईशान अपने कमरे के बेड पर लेटे हुए थे। लेकिन नींद किसी की आंखों में नहीं थी। दादी माँ भी जागरण से सुबह सुबह ही लौटी आई थी और नहा धोकर पूजा करने और आराम कर रही थी। यहाँ पे नींद किसी की आंखों में नहीं थी, लेकिन फिर भी किसी का उठने का भी मन नहीं हो रहा था। घड़ी की सुई लगभग 9 बजने का इशारा कर रही थी, लेकिन कोई भी नहीं उठा था। कोई भी किसी का सामना नहीं करना चाहता था। रिद्धि को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। क्या उसे खुद को सही साबित करना चाहिए, या फिर जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए? क्या वो आर्य की नज़रों में खुद को सही साबित कर पाएगी? खुद को सही साबित करते करते कहीं वो खुद की नज़रों में गलत साबित ना हो जाए। उसे इन सब बातों का बहुत दुख हो रहा था। आर्य ने एक बार भी उस पर यकीन नहीं किया। उसने अपने मन में एक फैसला किया और फिर अपने कपड़े निकालकर नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। इतने में आर्य भी घर वापस आई। कमरे में रिद्धि को न देखकर उसे बहुत बेचैनी होने लगी थी। लेकिन तभी बाथरूम के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और वो रिद्धि से बचने के लिए बालकनी में चली जाती है। रिद्धि रूम में आई तो उसने देखा कि आर्य बालकनी में खड़ी है। आर्य को सही सलामत देखकर उसकी सांस में सांस आती है। वो उससे बात तो करना चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो आर्य की तरफ ही देख रही थी कि तभी आर्य मुड़ती है और दोनों की नज़रें एक दूसरे से फिर से टकराती हैं। रिद्धि का लाल चेहरा, सूजी हुई आंखें देखकर आर्य के दिल में एक अजीब सी टिस सी उठती है। उसकी हथेली में पट्टी बंधी देखकर उसके कदम रिद्धि की ओर बढ़ चले, लेकिन फिर वो कल की फोटोज और वीडियोस के बारे में याद आते ही उसने अपने कदम वहीं रोक लिए और फिर से अपना फेस घुमा लिया। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए।